हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? होप से सब अच्छे होंगे। तो देखिए, अपन टेस्ट का डिस्कशन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। कंसिडर द लीनियर कॉन्ग्रुएंट 6x कॉन्ग्रुएंट 3 मोडुलो 9। ठीक है। देन इनकॉन्ग्रुएंसी सॉल्यूशन मोडुलो 9 ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंसी आर। तो क्या क्या सॉल्यूशन होंगे? ठीक है। तो हमें पता है कि जब a कॉन्ग्रुएंट b मोडुलो n होता है तो वो इम्प्लाई कर रहा है क्या, कि जो ये n होता है, n डिवाइड करता है a माइनस बी को, a माइनस बी को। तो देख लेते हैं। अब हमारे पास दे रखा है वो क्या दे रखा है? इक्वेशन 6x कॉन्ग्रुएंट 3 मोडुलो 9। तो फिर इसमें यहाँ पे क्या इम्प्लाई करेगा? 9 डिवाइड 6x माइनस 3, इसको डिवाइड करेगा। तो x की वैल्यू हम बाई ऑप्शन पुट करते जाएंगे। कैसे? देखिएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट हम लेंगे x होगा जो हमारा। देखिए, देखिए मान लिया हम ए बी सी डी, हम जैसे ए बी और सी हम तीनों ऑप्शन ट्राई करके देख लेते हैं एक बार। तो मैं डी ऑप्शन से स्टार्ट करती हूँ। तो डी ऑप्शन पे मान लिया मैंने लिया एक्स इक्वल टू 2 लिया। तो फिर क्या हो जाएगा? देखते हैं। 9 डिवाइड करेगा क्या? 6 इंटू 2 माइनस 3। 6 दूनी 12, 12 में से 3 गए 9। तो ये तो डिवाइड हो रहा है। ठीक है। एक्स इक्वल टू 5। तो 5 क्या होगा? 9। 6 इंटू 5 माइनस 3, 6 पंजा 30, 30 में से 3 गए 27, 9 होती है 27, ये भी होल्ड हो रहा है। नेक्स्ट क्या है गाइज? एक्स इक्वल टू 8। तो 8 किया तो मैंने क्या किया? 6 इंटू 8 माइनस 3, 8 से 48, 48 में से 3 गए 45, 9 5 45, ये भी होल्ड हो रहा है, तीनों हो रही है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ, मान लिया मैं सेकंड ऑप्शन की जस्ट ऐसे बता रही हूँ गाइज। एक्स इक्वल टू 1 लिया तो फिर 9 क्या है? 9 डिवाइड करेगा या नहीं करेगा? 6 माइनस 3, ये तो 3 ही हुआ। 9 3 को थोड़ी डिवाइड करेगा, 3 छोटा हो गया ना, तो फिर नहीं होगा ये मेरा। तो गाइज कौन सा ऑप्शन हो जाए? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? डी। तो इसको ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट गाइज क्या है कि सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसी एक्स कॉन्ग्रुएंट 1 मोडुलो 5, एक्स कॉन्ग्रुएंट 3 मोडुलो 3, एक्स कॉन्ग्रुएंट 2 मोडुलो 7, और हमारे पास ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? हैज साइमल्टेनियस सॉल्यूशन व्हिच इज यूनिक मोडुलो 105, कैन नॉट बी सोल्व्ड बाय चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। सी क्या है? जे साइमल्टेनियस सॉल्यूशन विच इज नॉट यूनिक मॉडुलो 105। डी है हैज नो साइमल्टेनियस सॉल्यूशन। तो गाइस देखिए, इसमें क्या है कि जिस तरीके की इक्वेशन है ना, अगर मैं सेकंड की बात करूं, जो सेकंड ऑप्शन ये कह रहा है कि कांट बी सोल्व बाय चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। हमें ये पता है कि इस तरीके की जो सॉल्यूशन जो तीन तीन के पेयर होते हैं, ये हमारे प्राइम दे के 5 3 7 आपस में को प्राइम भी, इनमें से कुछ कॉमन नहीं है। तो इस तरीके के चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से ही हमारे सोल्व होते हैं क्वेश्चन, वहां से भी होते हैं हमारे सोल्व। तो कैन नॉट भी सोल्व बोल रहा है इसने, इसलिए ये भी गलत हो गया। अब चेक करते हैं कि अब हमारे पास एक और भी होता है कि हमें ये दे रखा है कि सारे ही क्या प्राइम नंबर है। ठीक है। तो देखिए गाइज, हमें पता है कि ऑल मॉडल आर रिलेटिवली प्राइम, की जो सारे 5 7 3 तीनों क्या है? रिलेटिवली प्राइम है। देन बाय द थ्योरम ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस कॉन्ग्रुएंस हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। तो हमारा रिजल्ट होता है कि थ्योरम ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस कॉन्ग्रुएंस हैज यूनिक सॉल्यूशन मोडुलो प्रोडक्ट ऑफ दिस। प्रोडक्ट ऑफ इनकी कितनी होगी? 5 या 15, 15 सत्ता 105। ठीक है। इनकी प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी? प्रोडक्ट 105। तो इसमें ये होता है, अगर हमारे पास इस तरीके से कोई लीनियर सिस्टम दिया हुआ है कॉन्ग्रुएंसी का, तीन तीन, और ये तीनों क्या हो? को प्राइम हो, तो हमें धड़ल्ले से हम बोल सकते हैं कि इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा हमारा, और वो क्या होगा? यूनिक मोडुलो 105 हो जाएगा, उन तीनों के मल्टीप्लिकेशन। वैसे तो एलसीएम लेते होते हैं उनमें, लेकिन जब तीनों ही रिलेटिवली प्राइम है तो इसमें एलसीएम लिखो या फिर प्रोडक्ट कर दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? हैज ए साइमल्टेनियस इक्वेशन विच इज यूनिक। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, यदि ए कोई पूर्णांक है और ए क्यूब कॉन्ग्रुएंट एक्स मोडुलो 9, तो एक्स का संभावित मान क्या होगा? तो एक्स के मान क्या होगा? तो इसके लिए हम क्या कर देंगे? हम करते होते हैं यहाँ पे, देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि ए क्यूब कॉन्ग्रुएंट एक्स मोडुलो 9। तो गाइज हमें ये पता है कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि ए क्यूब और एक्स दोनों अननोन नंबर हैं और एक्स हमें निकालना, तो एक कम से कम एक तो मान के चलना पड़ेगा। और इसने ए को क्या बोला कि कोई पूर्णांक है। ठीक है। तो फिर मान लिया मैंने क्या है कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से, कहाँ से?
मान लिया कि ए जीरो है, ए जीरो है, तो ए जीरो है तो फिर क्या हो जाएगा, जब 9 को जीरो से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो अपना जीरो ही बच गया। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या आ गई यहाँ से, एक्स इक्वल टू जीरो। जब मैंने ए इक्वल टू वन लिया तो फिर क्या हो जाएगा, वन वन का क्यूब वन, तो फिर रिमाइंडर कितना बच गया, वन, तो मोड लो 9, तो फिर एक्स कितना आ गया अपना, वन आ गया। तो इसने ये तो बोला, पॉसिबिलिटी ही तो बोला, संभावित मान ही बोला है। तो ए इक्वल टू जब मैंने टू लिया तो टू का क्यूब तो कितना, आठ हो गया, आठ मोड लो 9, तो यहाँ से x का मान कितना हो गया, 8 हो गया। अब करते हैं, देखते हैं, हालांकि तो बी ऑप्शन मैच तो हो रहा है। अभी देखते हैं, ए इक्वल टू जो मैंने 3 लिया तो 3 की पावर 3, 3 दिया 9 दिया 27, 27 को बस जब मैं 9 से डिवाइड करूंगी तो जीरो आ गया, मोड लो 9, तो ये तो फिर वही एक्स इक्वल टू जीरो आ गया, यहीं से फिर रिपीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट की, ए इक्वल टू 4 लिया तो 4 का क्यूब किया तो कितना होगा, 64, 64 को जब मैं 9 से डिवाइड करूंगी तो वन, रिमाइंडर बच गया, तो फिर मोड़ लो 9, ये तो फिर वही x इक्वल टू वन आ गया। फिर जब मैंने a इक्वल टू 5 लिया तो फिर क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब 125, 125 को जब मैं 9 से डिवाइड करूंगी तो फिर मेरा 8 रिमाइंडर आ जाएगा, तो फिर वही क्या होगी, x की वैल्यू क्या आ गई, 8। तो संभावित मान कौन कौन से हो गए अपने पास, संभावित मान अपने यही हो गए 0, 1, 8, क्योंकि बार बार यही रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन में गाइज आपको कुछ नहीं करना है, बस मान लिया आपको ऐसे दे रखा कि दो वेरिएबल दे रखे हैं तो एक को मान लो, जब इसने खुद ही बोल दिया कि यदि ए कोई पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब होल नंबर, तो पूर्णांक दे रखा है तो अपना 0, 1, 2 यहाँ से स्टार्ट करके अपन तो करके देख लिया। ठीक है गाइज, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया हमारा, बी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब उन्होंने कहा कि इफ पी एंड क्यू आर डिस्टिंक्ट प्राइम विद ए की पावर पी कॉन्ग्रुएंट ए मोडुलो क्यू और ए की पावर क्यू कॉन्ग्रुएंट ए मोडुलो पी, तो ये कह रहा है देन विच वन इज करेक्ट। तो हमें पता है, सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, ये हमें दे रखा है कि ए की पावर पी कॉन्ग्रुएंट ए मोडुलो क्यू। ठीक है, दूसरा दे रखा है ए की पावर क्यू कॉन्ग्रुएंट ए मोडुलो पी। तो देखिए गाइस, वैसे तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है हमारा, देखिए कैसे, तो देखिए गाइस हमें ये पता है कि दोनों क्या है कि अपने पी ए की पावर पी और ए की पावर क्यू, और हमें स्टेटमेंट में ये दे रखा है पी एंड क्यू और डिस्टिंक्ट प्राइम, दोनों ही क्या अपने डिस्टिंक्ट प्राइम है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है अपना, इसका रिजल्ट ये होता है कि अगर ये चीज है होल्ड कर रही है तो ए की पावर पी क्यू कॉन्ग्रुएंट ए मोडुलो क्या हो जाएगा, पी क्यू, क्योंकि डिस्टिंक्ट प्राइम है। तो रिमाइंडर तो वही सेम ही आ रहा, तो सेम हो गया हमारा, और इन दोनों की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। ये एक्चुअली क्या डायरेक्ट रिजल्ट है, अगर क्या हो पी एंड क्यू आर डिस्टिंक्ट प्राइम। डिस्टिंक्ट प्राइम का मतलब क्या हुआ, यहाँ से डिस्टिंक्ट प्राइम है तभी तो यहाँ पे हम, वैसे तो क्या एलसीएम लेते होते हैं तो कुछ और भी आ सकता था, बट क्या डिस्टिंक्ट प्राइम है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, तो रिजल्ट तो हमारा यही रहेगा। ठीक है गाइस, तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए गाइस, इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 27 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंस x मोडुलो 29, तो x का मान क्या होगा। तो हमारे दिमाग में है कि 27 फैक्टोरियल इस टाइप से कुछ है, यहाँ पे भी हमारा प्राइम दे रखा। ठीक है, तो देखिए विल्सन थ्योरम होती है हमारी, क्या इफ p इज प्राइम नंबर, अगर p हमारे पास प्राइम नंबर है तो p माइनस वन फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट माइनस वन मोड p, ये वाली सिचुएशन होती है। तो गाइज यहाँ पे हमें जो दे रखा, हमें क्या दे रखा, हमें ये दे रखा कि 27 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट x मोडुलो 29। ठीक है, तो 27 है तो p माइनस वन होने के लिए तो यहाँ पे 28 होना चाहिए था। तो अगर मैं यहाँ पे 20 यहाँ पे अगर मैं इसको लूँ कि 27 फैक्टोरियल को मुझे क्या करना है, 28 करना है ना, तो देखिए कैसे करूँगी इसको मैं। तो देखिए गाइस कैसे करते हैं इसको, कि 27 फैक्टोरियल है ये, इसको मैं ये p माइनस वन फैक्टोरियल ये वाला बनाना, मुझे 28 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और 28 से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा ऊपर 27 फैक्टोरियल ये होगा, 28 से होगा तो ऊपर क्या होगा 28 फैक्टोरियल और नीचे ये हो गया। तो अब मेरे को क्या करना है कि मुझे पता है कि 27 फैक्टोरियल मोडुलो, और 27 फैक्टोरियल पे मोडुलो कौन सा लगाना है मेरे को, 29।
9, ठीक है। और 27 की जगह पे मैं ये वैल्यू रखूंगी क्या, 28 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 28 मोडलो 29, ठीक है। तो गाइस देखिए इसमें क्या होता है कि हमें ये पता है कि जो 28 फैक्टोरियल है, अगर मैं बात करूँ तो क्या ये 29 माइनस वन कॉन्ग्रुएंट माइनस वन मोडलो 29 नहीं हो जाएगा, यही वाला पी वाला। तो अब मेरे को पता है तो इसको मैं क्या 28 को मैं -1 लिख सकती हूँ। हमें क्या मॉडलो में हमारा कॉन्ग्रुएंसी में हमें करना क्या होता है, सारा रोल किसका होता है, रिमाइंडर का। तो फिर मेरे को पता है, तो फिर यहाँ से जो इक्वेशन 1 है यहाँ से मैं उठाऊंगी इसमें और क्या करूंगी, ऊपर तो -1 हो गया। अब मेरे को ये पता है नीचे जो 28 है, यहाँ पे अगर मैं प्लस की बात करूँ एक बार तो चलो सीधा ही लिख देती हूँ मैं यहाँ पे मॉडलो 29। और दूसरी बात क्या है कि अगर ये मैं इसको किसके बराबर लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ जब मैं 29 को 28 से डिवाइड करूँ मान लिया, तो रिमाइंडर को या तो 28 लिख दूं मैं, या फिर इसको मैं -1 से रिप्लेस कर दूं कि वही जैसे इसमें से 28 माइनस 29 तो -1 बच गया। जितना मान ली यहाँ पे अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, जितना इनका डिफरेंस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो इनका डिफरेंस होगा वो प्लस हो जाएगा। तो यही हमारा रूल होता है इसमें। तो मेरे को पता है कि जब ये 28 है, 29 मोडलो लगाऊंगी जब मैं इस पे, तो 28 और इसमें गैप कितना है, 1 है ना। तो इसको हम -1 से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी का। तो ये क्या आ गया 1 मोडलो 29, और निकाल के रहे थे हम रिमाइंडर। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ये इक्वेशन 2 है और दूसरी क्या इक्वेशन ये मान लिया x है इक्वेशन, तो इन दोनों की जब मैं कंपैरिजन करूंगी, तो जब मैंने कंपैरिजन की तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 1 आ गई, ठीक है गाइस। तो क्या आ गई इसकी वैल्यू, डी ऑप्शन। तो देखिए गाइस इसमें मैंने क्या किया, सिंपली मैंने इसमें विल्सन थ्योरम लगाने की कोशिश की। तो क्या किया 27 फैक्टोरियल को मैंने इस तरीके से कर लिया, 28 बना लिया क्योंकि मुझे विल्सन थ्योरम लगानी है ताकि इजी हो जाए मेरा 28 फैक्टोरियल। अब मुझे पता है कि 28 फैक्टोरियल क्या होता है, 29 - 1 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंस -1 मोडलो 29। तो अब मेरे को पता है इसमें मोडलो या कॉन्ग्रुएंसी में मेन रोल किसका होता है, रिमाइंडर का होता है। तो 29 - 1 का फैक्टोरियल निकाला तो -1 आ गया रिमाइंडर, तो मोडलो 29 है। तो नेक्स्ट क्या होगा -1 और नीचे 28 है, तो मोडलो 29 में 28 लिखूं या -1 लिखूं, क्योंकि -1 में 29 ऐड करूंगी मैं तो फिर क्या आ जाएगा मेरा 28 ही तो आ जाता है मेरा। तो फिर वही मैंने माइनस की फॉर्म में लिख दिया, माइनस की फॉर्म में इसलिए लिख दिया वो मेरे लिए इजी पड़ जाएगा, दोनों कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा। तो ये रिमाइंडर यहाँ से 1 आया मेरा, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना है x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होती है, जनरेटर और जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 आइडेंटिटी। तो ये कह रहा है इसके कौन कौन से इसके बन सकते हैं जनरेटर। तो जनरेटर तो वही होंगे जब पूरे ग्रुप को जनरेट कर दे। तो सबसे पहले मैं ग्रुप पे लिख लेती हूँ, ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 आइडेंटिटी, ठीक है, मतलब 4 तक है। तो अब अगर मैं बात करूँ ए से जनरेट होने वाले ए, तो ए को एक बार फिर अप्लाई करूँ तो ए स्क्वायर, फिर ए को एक बार फिर अप्लाई करूँ तो मतलब इसका मेरा कहने का मतलब अप्लाई करने का मतलब यही कि उसको एक बार और मल्टीप्लाई करूँ तो ए क्यूब में एक बार और मल्टीप्लाई करूँ तो ए को, ऑर्डर तो ऐसे ही निकालते हैं ना, जनरेटर भी ऐसे निकालते हैं। तो ए की पावर 4 पे आइडेंटिटी आ जाएगा। तो इसने जनरेट कर दिया ना पूरा ग्रुप ए ने, एक तो जनरेटर ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4, ठीक है। तो चारों एलिमेंट आ गए, तो एक तो कौन सा जनरेटर हो गया, ए हो गया। तो एक ए हो गया तो ये ऑप्शन भी कट हो गया, ये ऑप्शन भी कट हो गया, ये ऑप्शन भी कट हो गया, सीधा यही है, ठीक है। यहाँ से करें तो एक बार हमें यही करना है कि हमें स्मार्ट वर्क भी करना है थोड़ा सा, ऐसे नहीं है कि भाई हम मान लिया ए चेक किया फिर ए स्क्वायर चेक किया ए क्यूब चेक किया। अब मेरे को पता है कि बाकी सारे कट गए तो ये ऑप्शन ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा चलो नॉलेज के लिए मैं ए क्यूब और बता देता हूँ, फर्स्ट एलिमेंट ए क्यूब है। तो ए क्यूब में मान लिया मैं ए से और अप्लाई करूँ मैं, तो फिर क्या हो जाएगा A4 आ जाएगा, ठीक है, A4 भी आ गया। A4 आइडेंटिटी हो जाता है। A4 में अगर मैं अप्लाई करूँ फिर A, तो A4 तो आइडेंटिटी, तो फिर A आ गया। फिर A में फिर A को और A अप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर में फिर एक A और अप्लाई करो तो फिर क्या आ जाएगा ए क्यूब आ जाएगा।
ए क्यूब में फिर एक ए और अप्लाई करो तो ए की पावर 4 आ जाएगा। तो गाइज वही है ना, बार बार ए 4 दो बार नहीं आ गया, तो ए क्यूब आ गया, ए आ गया, ए 4 आ गया, ए स्केयर आ गया। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये कि इसके सारे एलिमेंट ए क्यूब से भी जनरेट हो गए। जनरेट होने का मतलब यही होता है कि वो पूरा ग्रुप बना दे। जनरेटर वही होता है जो क्या है कि जनरेटर उसे को बोलते हैं, वो क्या कि उस पूरे ग्रुप को जनरेट कर दे, उसको बना दे, हमें दिखे वो। तो यही तो है, हमें दिख रहा है यहाँ पे कि फर्स्ट एलिमेंट ए क्यूब भी आ गया, ए 4 भी आ गया, ए भी आ गया, ए स्केयर भी आ गया, और क्या चाहिए, ये तो एलिमेंट है अपने, ये बाकी फिर रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीटिंग तो लेने ही ना पापा, वही हो गया। ठीक है, hope so you understand the thing. तो नेक्स्ट देखिएगा, लेट जी बी ग्रुप विद आइडेंटिटी एलिमेंट ई है इसका। लेट ए एंड बी बिलोंग टू जी सच दैट ए की पावर 5 इक्वल टू आइडेंटिटी एंड ए बी ए इनवर्स इक्वल टू बी स्केयर। ये दो कंडीशन देखी। देन ऑर्डर ऑफ बी इज, ऑर्डर ऑफ बी क्या होगा, 17 होगा, 23 होगा, 29 होगा, 31 होगा। तो अब मेरे को पता है कि जो सबसे पहले जो ए की पावर 5 दे रखा है इसने, आइडेंटिटी दे रखा है। ठीक है, ये दूसरा क्या है कि बी स्केयर इक्वल टू इसने दे रखा है ए बी ए इनवर्स। तो बस यही है, ऑर्डर ऑफ बी निकालना है मेरे को, तो इसी पे ही अप्लाई करते जाएंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो अगर मैं यहाँ पे बी का मैं स्केयर कर दूँ तो इस साइड भी स्केयर हो जाएगा, तो इस साइड स्केयर होगा तो क्या हो जाएगा, ए बी का इनवर्स और ए बी का ए इनवर्स। तो अब देखिए, अब मेरे को क्या करना है, ए सॉरी यहाँ पे क्या, बस इनमें ही कोऑर्डिनेशन बनाना मेरे को कि ए बी ए इनवर्स ए बी ए इनवर्स। तो मैंने ये दोनों हो गए मेरे, इसमें कर दिया मैंने, तो इसमें कर दिया। तो क्योंकि देखिएगा जी, इसको है ना कंपोजिशन से रिलेट नहीं करना, इसमें सिंपली मल्टीप्लिकेशन हो रही है हमारी। जैसे कई बार हम कंपोजिशन से रिलेट करते कि जैसे एसएन ग्रुप में तो ऐसे नहीं होता था कि इनको इकट्ठा कर दें हम, लेकिन ये सिंपली सिंपली मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही अपनी। ठीक है, ये ए इंटू इनवर्स एलिमेंट और उसका इनवर्स किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी के बराबर होगा, ये तो है ही श्योर। तो फिर क्या होगा, ए बी स्केयर ए इनवर्स। ठीक है, हो गया ये हमारा। अब ये जो बी स्केयर, यहाँ पे फिर बी स्केयर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो बी स्केयर की वैल्यू क्या है, वही ए बी ए इनवर्स दे ही रखी है स्टेटमेंट में। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं। तो जब मैंने यहाँ पे क्या किया, बी की पावर 4 पे जब आए हम बात यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ए बी ए इनवर्स और इधर एक बार ये इनवर्स है, तो इन दोनों को कंबाइन कर दूंगा मैं, इन दोनों को कंबाइन कर दूंगी, तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, ए स्केयर बी ए की पावर -2। ठीक है, तो ए बी की पावर 4 पे ये वैल्यू आ रही है मेरी। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट कितना करना है, तो अब कम से कम तो इतना ही होगा, 17 तो मिनिमम है इसमें, तो अभी तो पावर जाएगी आगे भी। देखिए, तो देखिएगा जिसमें क्या होगा, अपन इसको इक्वेशन दे देते, 1 हो गई। ठीक है, तो अगर मैं बी का फिर स्केयर कर दूं तो क्या हो जाएगा, ए स्केयर बी ए -2, और ये किस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए स्केयर बी -2 पे। ठीक है, तो फिर कैसे हो गई, फिर वही बिल्कुल सिमिलर मल्टीप्लाई कि ए बी ए की पावर -2 इंटू ए स्केयर, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, बी ए की पावर -2। तो फिर वही एलिमेंट और उसका इनवर्स, चाहे कुछ भी स्केयर हो चाहे कुछ भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो फिर क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे आ गया, ए स्केयर बी स्केयर ए की पावर -2। तो बी स्केयर के लिए तो हम ऑलरेडी तैयार ही हैं, तो बी स्केयर की फिर वही वैल्यू पुट कर देंगे कि ए स्केयर ए बी ए इनवर्स और इंटू ए स्केयर। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब बी सॉरी यहाँ पे माइनस माइनस ए क्यूब बी ए की पावर -3, और ये किसके बराबर हो गया मेरा, ए की पावर 8 के। ठीक है, बी की पावर 8 के, ठीक लिखते हैं ना गाइज, है ना। हाँ, नेक्स्ट करते हैं इसमें, तो देखिए गाइज, बी 8 इक्वल टू ए क्यूब बी ए की हो गया। तो नेक्स्ट अगर मैं लूँ यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, बी 8 का स्केयर मतलब बी 16। तो वो क्या होगा, बार बार इतने लंबे थोड़े ना निकालेंगे, तो बी 16 क्या हो जाएगा, मैं बिना वो के लिख रही हूँ, ए की पावर 4 बी की पावर -4। अब आप लोग सोचोगे कि ये किस तरीके से लिख दिया, तो देखिएगा जिससे जब पहले वाला बात कर रहे थे हम, बी की पावर 8 में क्या 3 आ रहा है, तो मैंने इसको इस तरीके से कर लिया
कि बी स्केयर करूँ ना पावर 3 आ रही, तो यहाँ पे पावर 3 आ रही है। जब मैंने क्या किया B4 लिया था ना, यहाँ पे B4, तो बी स्केयर का स्केयर किया तो यहाँ पे भी A की पावर वही आ रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर यहीं की बात कर रहे हैं, लेटेस्ट कर लेते हैं, बी की 16 को क्या मैं बी स्केयर की पावर 4 नहीं कर सकती? 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 करेंगे तभी तो 16 होगा, तो फिर क्या होगा 4 होगा। तो फिर अगर मैं यहाँ पे, अब और मेरे लिए भी इजी हो गया, अगर मैं 32 ले लूँ, क्योंकि 16 पे मेरा ये आ रहा है, अगर मैं 32 ले लूँ तो 32 लूंगी तो मेरा कितना हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो हम B32 को लिख लेते हैं कि बी की, सॉरी, एक मिनट, हाँ ये ऐसे किया था ना हमने B16, तो 32 को मैं क्या लिख दूँ? बी स्केयर की पावर 5 नहीं लिख सकती मैं? 2 की पावर 5 32 होता है, तो क्या हो जाएगा? A की पावर 5 बी A की पावर -5। तो गाइज हम इसी का वेट कर रहे थे, क्यों? क्योंकि A की पावर 5 पे आइडेंटिटी हो रहा है। ठीक है, A की पावर 5 पे आइडेंटिटी हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे यहाँ पे? देखिए, यहाँ से मैंने किया कि B की पावर 32 इक्वल टू A की पावर 5 बी A की पावर -5, तो ये आइडेंटिटी इंटू बी, ये भी आइडेंटिटी हो जाएगा। A की पावर -5 तो क्या फर्क पड़ता है, 1/A की पावर 5 कर लेंगे, इट्स ओके। तो फिर क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी हो गया। तो फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा? B की पावर 32 इक्वल टू बी है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख दूँ? बी की पावर, जब बी की 32 पावर हो जाती है तो बी आ जाता है सिंगल में, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती? बी की, इसका मतलब क्या है कि ऐसे ले लो कि बी से अगर हम डिवाइड कर दें तो ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? बी की पावर 31 आइडेंटिटी हो जाएगा, विच इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ बी क्या हो जाएगा? 31। ठीक है गाइस, तो कुछ नहीं करना, बस सिंपली ये जो रिलेशन दे रखा है इन्होंने वो करना है हमें, और सिंपली इसको फॉलो करना है। कौन सा ऑप्शन हो गया? डी। ठीक है, एग्जाम में आ भी सकता है गाइस, ऐसी कोई बात नहीं है, तो फिर आपको थोड़ा डायरेक्ट, मेथड तो लंबा पड़ जाता है लेकिन डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, जो 8th क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है कि a cyclic group having only one generator can have at most। ये अगर कोई साइक्लिक ग्रुप दे रखा जिसमें सिर्फ एक ही जनरेटर है, उसके पास कितने एलिमेंट हो सकते हैं? एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, चार एलिमेंट। तो अब मेरे को पता है कि जी कोई साइक्लिक ग्रुप दे रखा है। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप दे रखा है, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, मान लिया उसमें एक्स एलिमेंट है, तो जो ये एक्स एलिमेंट है ना गाइस, इसका मतलब जनरेटेड बाई एक्स है। तो अब हम एक चीज कर चुके हैं, एलिमेंट और उसका इन्वर्स दोनों एग्जिस्ट करते होते ग्रुप में। ठीक है, ये इसका जनरेटर है, तो हम, मेरे को पता है कि ग्रुप में क्या होते हैं? एलिमेंट एंड उसका इन्वर्स। अगर एलिमेंट अगर एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका इन्वर्स भी उसमें एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज क्यों? अदरवाइज तो फिर वो ग्रुप ही नहीं बनेगा ना। क्या होता है, जब हम ग्रुप प्रूव करते हैं तो उसमें हमें इनवर्स और आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते होते हैं। आइडेंटिटी तो पूरे ग्रुप की एक यूनिक होती है और इनवर्स के इंडिविजुअल एलिमेंट का यूनिक होता है। तो एलिमेंट, जब इसने खुद बोला है कि एक साइक्लिक ग्रुप है जो जिसके पास सिर्फ एक ही जनरेटर है, जनरेटर का मतलब ये थोड़ी ना है कि उसका एलिमेंट नहीं, उसका साइक्लिक ग्रुप में से ही कोई एलिमेंट उठाते हैं जो पूरे ग्रुप को जनरेट करेगा। जब मेरे पास एलिमेंट है जब मेरे पास एलिमेंट है तो उसका इन्वर्स भी होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर मेरे पास एक एलिमेंट है तो उसका इन्वर्स भी होगा, तो कितने होंगे मेरे पास? अगर एक ही जनरेटर है, सिर्फ एक ही जनरेटर है, तो मैक्सिमम अपने पास कितने एलिमेंट होंगे? दो एलिमेंट होंगे। ठीक है, कितने एलिमेंट होंगे? दो एलिमेंट। आई थिंक कहीं इसका आंसर ए ऑप्शन ना दे रखा तो वो गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, ये कर लेना आप करेक्ट। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है, जब देखिए, जब साइक्लिक ग्रुप दे रखा है हमें और उसके ये बोल रहा है कि उसके पास एक जनरेटर है तो हमें पता है जनरेटर है, तो फिर क्या हो गया? साइक्लिक ग्रुप के पास एक जनरेटर है तो हमें ये पता है कि वो एलिमेंट तो ग्रुप का ही है, तो ग्रुप का ही एलिमेंट है तो उसका इन्वर्स भी तो एग्जिस्ट करेगा। तो एटमोस्ट, या मतलब एग्जैक्टली बोल दे, एटमोस्ट बोल दे, तो कितने एलिमेंट होंगे उसके पास? दो एलिमेंट होंगे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहा कि एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज। अब दिमाग में सबसे पहले ये होना चाहिए, हम ऑप्शन बाद में देखेंगे, पहले हम अपना लिख लेते हैं कि सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप क्या होता है?
एक तो क्या होता है, हमें ये पता है एबेलियन होता है, ठीक है। एक तो एबेलियन होता है, दूसरा क्या होता है, नॉर्मल होता है। ये दो ही चीज पता है हमें। तो अब क्या है कि इन्होंने जो ऑप्शन दिए, देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया है, इसने कहा है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ एबेलियन ग्रुप इज नोट। एबेलियन तो हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। इसने पूछा नोट क्या नहीं हो सकता, नन ऑफ दिस, साइक्लिक नहीं हो सकता। जो एबेलियन ग्रुप का सब ग्रुप होगा वो एबेलियन ही होगा, साइक्लिक नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू कोस मोड एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू साइन मोड एक्स देन, तो ये कह रहा है कि बोथ एफ एंड जी आर इवन फंक्शन, बोथ एफ एंड जी आर ओड फंक्शन, एफ इज इवन जी इज ओड, एफ इज ओड जी इज इवन, ठीक है। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। तो हमें पता है कि एफ एक्स क्या दे रखा है, कोस ऑफ मोड एक्स, जी एक्स क्या दे रखा है, साइन ऑफ मोड एक्स, ठीक है, हमें पता है। तो बस अब ओड और इवन की डेफिनेशन लगा देंगे। तो देखिए गाइस इसमें क्या करेंगे, मान लिया मैंने एफ ऑफ माइनस एक्स लिया, तो अब देखिए मोड एक्स है, मोड एक्स तो बेचारा वैसे ही इवन फंक्शन हो गया अपना, तो फिर क्या होगा, माइनस को बाहर ही नहीं आने देगा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो गया, ठीक है। अगर मैं जी ऑफ माइनस एक्स की बात करूं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ साइन ऑफ मोड ऑफ माइनस एक्स, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या मैं इसको साइन ऑफ एक्स ही लिख दूंगी क्योंकि मोड फंक्शन हो गया। तो अब मेरे पास क्या आ गया, जी ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो हमें ये पता है कि ये किसकी कंडीशन होती है कि अगर हमें ये दे दिया एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तो फिर विच इम्प्लाइज फंक्शन इज इवन, क्या है, फंक्शन इज इवन। तो फिर दोनों ही इवन हो गए अपने, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ एफ एंड जी आर इवन फंक्शन, ठीक है गाइस। ऑल्सो आप लोगों को सॉल्यूशन पसंद आए होंगे। थैंक यू सो मच गाइस।